थोड़ा क्लियर करेंगे? क्योंकि देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन सर कैसे हाँ सर डेवलप इस तरह से कि सर कि मतलब अगर कोई फॉरेन से हाँ देख देख तो अगर वो मतलब तो सर हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा, फिर हाँ सर और लोग आएंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रेड होता रहेगा सर। नहीं, मतलब बात क्लियर नहीं हुई बेटा। उसमें ट्रेड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना काम करता है, लॉ काम करता है बेटा। जो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है वो लॉ काम करता है बेटा। वो तो लॉ करता है। यदि आपके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तो लॉ लॉ एंड ऑर्डर, करता आपके यदि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो सब लोग यहाँ पर आना चाहेंगे। अब आज फॉर एग्जांपल आपने देखा हमारे एक पड़ोसी देश है, वहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है। और वहाँ जब भी आप देखोगे तो वहाँ आप पाओगे कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। उनको अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ रहा है, उनको अपनी प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखना पड़ रहा है, जिससे वो क्या कर सके, जिससे कि वो अ, कुछ लोन ले सके। उनके यहाँ जो है। प्रॉब्लम यस आती सर। है उसका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उस कंट्री के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिक्वायर्ड हमें होता है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट लिमिट और इट डिस्क्राइब द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। इट डिस्क्राइब द, आज आपके स्कूल में भी और हमारे स्कूल में भी रिपब्लिक डे मनाएंगे ना? यस सर। तो व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? एनीबडी टेल मी? कैन एनीबडी टेल मी? सर बिकॉज इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई ना फिर से, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट डिस्क्राइब द powers of government, it describes the right and duties of a citizen, it consists guidelines to the government, it provides the guidelines to the government how the government to be work. If your fundamental rights are violated, then where you can be appeal, right? Constitution Yes, is sir. very important because constitution ensure that nobody misuse the power and authority. The concept of unlimited authority can be dangerous to democracy. So Indian constitution provide guarantee to its people certain fundamental rights, right? Yes or no? Yes, sir. Next thing, it describe the powers executive or legislative cannot take the powers of cannot taken the fundamental rights in any case. It can be suspended for a few time period in the case of any emergency, but government cannot की sneeze उनको जब्त नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन provide the right to equality, provide equality to all in all aspect without distinguish anybody on the basis of caste, color and, ठीक है बेटा, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, किसी भी बेस पर क्या नहीं कर सकते, आप किसी को बाइफ्रगेट नहीं कर सकते हो। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि भाई तुम जो है इसलिए तुम्हें राइट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आप क्या हो, कि आपका कलर ब्लैक है, या आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, आप ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो जो क्या है, लेस इन नंबर्स है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आपको Yes, पता है sir. कि हिंदुस्तान में ये जब कैबिनेट मिशन आया था ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1942, कैबिनेट मिशन जब आया था तो उस टाइम पर ये डिमांड की गई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए। ओके, क्या डिमांड की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू बी फ्रेम, जो ये डिसाइड करे कि जो इंडियंस हैं उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जब वो आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर कि वो रूल कैसे करेंगे और ये डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। और जो सबसे पहली जो इसके बाद आपको पता है कि 19 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और उसमें टोटल मेंबर्स थे 389। कितने थे? 389। और पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1947, राइट। पर प्रॉब्लम ये आ गई थी, इसी बीच जो इंडिया है उसके डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और 389 में से 90 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं दे मूव टू द पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो लोगों ने मतलब वो लोग उधर चले गए और तो हमारी असेंबली में बचे 299 मेंबर्स जिनकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1947 को। और उसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके हेड बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने दुनिया की अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, जो दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी बातों को लिया और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या जिससे कि लोगों की डिज़ायर पूरी हो सके। जैसे जो राइट्स का कंसेप्ट है वो लिया गया था फ्रांस से, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। जो कुछ आयरलैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कनाडा से, इस प्रकार से लेकर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने तैयार किया, जिससे कि लोगों की डिज़ायर जो है उसको पूरा किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो थी लैंग्वेज को लेकर। कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम कहें कि दैट लैंग्वेज विल बी आवर मदर टंग। तो आंसर आया था, ठीक, आंसर था हिंदी। और ये पास हुआ था 14 सितंबर 1949 और उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट, पता मैं देखा नहीं, ठीक। तो 26 नवंबर 1929 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ और उस दिन सभी लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बैक में, यानी इसको कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, साइन होता है बेटा, उसको साइन किया गया जितने भी 290 मेंबर्स थे, ठीक। और जब ये कंप्लीट हो गया, लेकिन जब एडॉप्टेशन की बात आई, इसको इंप्लीमेंट कब से किया जाए, तो इंप्लीमेंट करने के लिए जब बात आई तो ये इंप्लीमेंट किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। क्या आप में से कोई बताएगा कि इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इंप्लीमेंट किया गया, जबकि ये कंप्लीट तो हमारा हो गया था कब, 26 दिसंबर 1949। तो वो क्या कॉज थे कि इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950? अक्षरा, सुमित, क्यों इसको किया गया था बेटा? सर शायद इसे वो डेट पहले ही चुन लिया गया था शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि ये डेट पहले चुन लिया गया था। जब हमने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इन दिसंबर 1929 कांग्रेस सेशन held in Lahore on the bank of Ravi River and they passed a revolution for complete independence of India। और उस रेवोल्यूशन के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया था, ये बताया गया था कि ब्रिटिशर्स 26 जनवरी से पहले इस देश को छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो 26 जनवरी को इंडियंस अपना जो गणतंत्र दिवस है वो सेलिब्रेट करेंगे। पर लेकिन हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी बेटा? व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947। ट्रू।
है ना। Yes, sir. तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना हम उस दिन को मेमोराइज बना दें। उसने कहा 2 ही महीने तो है ना, कौन सा बहुत बड़ा टाइम है कि जिससे क्या होगा कि हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो दे डिसाइड, व्हाट दे डिसाइड दैट कि गवर्नमेंट विल adopt constitution on 26 जनवरी 1950, जिससे क्या हो, 15 अगस्त तो है ही है, हम उस 26 जनवरी को भी एज ए रिमार्केबल डे बना सके, जिसको हमने पहले डिसाइड किया था कि अवर कंट्री विल बी सेलिब्रेट इस इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930 से जो हमने शुरू किया था। क्लियर हो गई बात बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक। यस सर। अब हम बात करते हैं प्रम्बल की। ये प्रम्बल क्या होता है बेटा? जैसे आप अपनी कॉपी के अंदर इंडेक्स बनाते हैं, यस सर। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स होता है। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज है, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है कि आपने कॉपी में कितने चैप्टर किए, कितने पेज का चैप्टर है, तो वो आपका इंडेक्स बताता है। इसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें बताता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। जैसे लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ solemnly resolve to constitution of India, we sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to serve to all its citizens। फिर बात की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड टू प्रमोट अमंग them all। उसने कहा कि हमारे जस्टिस क्या होगा, सबके लिए होगा, विदाउट एनी बाइफिकेशंस। बात समझ में आ गई बेटा? इतनी ठीक। तो उन्होंने बताया इन चीजों को कि भाई जो आप कैसे उसको करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आपको क्या बताता है कि आप जो अपना वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप, वो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उसने कहा फेटर्निटी टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, कि सबकी डिग्निटी बताएगा। कौन बताएगा सबकी डिग्निटी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा सबकी डिग्निटी। इतनी बात क्लियर हो गई? राइट यस सर। Yes, तो ये सारी चीजें काम जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इतनी चीज क्लियर? यस और नो? yes, यस सर। Yes, sir. जब बोला ये वी द पीपल, इट रेफर्स टू ऑल कॉमन मैन हु लिव्ड इन इंडिया। और सॉवरेनिटी की मींस कि इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। अब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज अ कंट्रोल ऑफ ऑल इंडियंस, किसी और का नहीं है, सिर्फ किसका है? सभी इंडियंस का है। सोशलिस्ट की मींस, जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले हमारे प्रिम्बल में नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। इसका मींस था कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, किसी के पास भी कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं होगा। दूसरी चीज आपसे कहा सेकुलर की मींस एवरी वन इज फ्री टू वर्शिप और फॉलो द रिलीजन विच दे वांट। जो धर्म वो चाहते हैं, जो रिलीजन वो चाहते हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, नहीं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। yes, sir. तो ये सारी चीजें जो थी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को बताई। डेमोक्रेटिक कि उन्होंने कहा जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। और उन्हें बोला कि कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है कि द पर्सन हु आर अबव 18 दे कैन यूज देयर राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, वो उस चीज को यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? उसके बाद रिपब्लिक की मींस जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट विल बी इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, उसको इलेक्टेड बाय द पीपल, सॉरी नॉट बाय द गवर्नमेंट, जो हेड होगा इलेक्टेड बाय द पीपल, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट।
प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल से, लेकिन जो प्रेसिडेंट है दैट इलेक्टेड बाय द हु, राज्यसभा। बाय द इलेक्टेड सर मेंबर्स, राज्यसभा। नॉट राज्यसभा बेटा, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड बाय द ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट असेंबलीज। जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो मेंबर हैं वो भी मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, जो आपके मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है वो सब वोट करते हैं, फिर उनके वोट के सर ऊपर। प्रेसिडेंट को सर वो हम क्यों नहीं इलेक्ट करते? बेटा बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा ना, और आपको पता है कि जैसे ब्रिटेन के अंदर क्वीन के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है, जो भी पावर्स हैं इट विल यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर भी मेन पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और हमारे इसकी साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है फेडरलिज्म, यानी कि पावर्स विल नॉट बी लोकेट इन द हैंड ऑफ वन, यानी एक जगह में पावर्स लोकेट नहीं होंगी, पावर्स लोकेट करेंगे कहां पर, सेंटर में भी स्टेट पे भी। और अब तो लोकल बॉडीज पे भी हो गया था, जो 72 और 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया उसके अंदर लोकल बॉडीज के भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी पावर्स दी गई, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जैसे आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में आपने सिविक्स में आपने पढ़ा था 7th में कि हमारे यहाँ पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पावर को प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया, ठीक, कि यूनियन लिस्ट में उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया जो क्या करती थी, कौन बताएगा, कि वो पावर्स जिन पे लॉ बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक, क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। सेकंड, ये स्टेट लिस्ट में वो कंटेंट आते हैं कि जो जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ फॉर्मेशन का काम कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है कॉन्करेंट, उसमें दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर द पीपल, कोई भी बना सकता उसको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे यहां पर कौन सी गवर्नमेंट की गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे या जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होंगे दे मस्ट बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अमेरिका में जरूरी नहीं है कि जिसको मिनिस्टर चुना रहा है वो पार्ट हो किसका, वहां की कांग्रेस का या वहां की जो पार्लियामेंट है उसका। इतनी बात क्लियर। बट हमारे यहाँ पर क्या किया गया कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए उन्होंने कहा फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, कि कोई भी इलेक्ट होके आ सकता है, जो इलेक्ट होके आएगा ही कैन मेक इन द मेक पावर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और आपसे कहा सारी जो पावर्स है वो अलग की गई। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स, 6 राइट्स है ना, Yes, है sir. ना। सबसे पहला क्या, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अलावा रिसेंटली 2 और राइट्स इंक्लूड किए गए थे। एक था राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे क्या है कि आप लोगों को क्या ये पता चल जाए कि आपके पास में कितने राइट्स हैं। सर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ भी है ना? हाँ, आर्टिकल 21 के अंदर डिस्क्राइब किया गया कि एवरी पर्सन, और उसी आर्टिकल 21 के अंदर इन सब को इंश्योर किया गया था कि इनको कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। और 2 राइट और एक राइट टू एजुकेशन, जब 2011 के अंदर राइट टू एजुकेशन लेकर आए, क्योंकि सर ये राइट टू लाइफ के अंदर आ जाता है ना, एजुकेशन वाला? एजुकेशन भी आ जाता है। और एक और पार्ट 2005 में लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. और ये आपका चैप्टर था। उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कि ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है, जो लास्ट टॉपिक आपका है, गवर्नमेंट आपको ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे और क्या। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir.
है ना। तो हम इस चीज को ये आपका चैप्टर था, इसके सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके थे। तो कल की जो क्लास है आपकी कविता मैडम लेंगी, ठीक है बेटा। कल की जो क्लास होगी आपकी कविता मैडम लेंगी। सर इसी टाइम पर? इसी टाइम पर, यस टाइम यही रहेगा, ठीक है 9 to, ठीक है बेटा 9 to, यस। ठीक है। उनसे कोई सिविक्स का चैप्टर पूछ लेना आप लोग। फिर जो वेडनेसडे की क्लास होगी, कल तो शायद नहीं होगी, कल तो छुट्टी है, वेडनेसडे क्लास में लूंगा, तो उसके अंदर हम लोग करेंगे कि अपना चैप्टर नंबर 9 नेशनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। सर बोलो बेटा। सर ये परमानेंट है कि मतलब एक दिन आप लोग एक दिन मैम लेंगी? ये परमानेंट है। न्यू टाइम टेबल आपके ग्रुप पे नहीं आया क्या? ये सर इंग्लिश का है और हिंदी का ही आया है सर। एसएसटी में भी ये रहेगा, ठीक है, कि 3 दिन मेरा ओके रहेगा, सर। 3 दिन मैडम का रहेगा। ओके यस सर। ओके बाय, देन सी यू। इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है बेटा। मैं थोड़ी देर में इसको डाल दूंगा। ओके बाय।